जैसे ही बिमला जी के फ़ोन की घंटी बजी तो घर के सब लोग बिमला जी के आसपास इकट्ठे हो गए। सबके चेहरे पे चमक थी। वो जानती थी कि सभी कोई न कोई फरमाइश करने के लिए फ़ोन के पास आए हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था। राम किशन जी जब जब से कनाडा गए थे, तब से जब भी वो फ़ोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। सोचते हुए बिमला जी ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से रामकिशन जी ने सबके हालचाल पूछे और फिर बोले कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। रामकिशन जी के इतने कहते ही सबको सांप सूंघ गया। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे एकदम बूझ से गए थे। क्यों माँ, पापा अच्छी भली नौकरी छोड़कर वापस क्यों आ रहे हैं? आपको तो पता है इंडिया के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है, बड़े बेटे ने घबराते हुए कहा। तो बेटे की बात सुनकर दूसरी और रामकिशन जी कुछ पल के लिए खामोश से हो गए, फिर हिम्मत करते हुए बोले कि बस अब मुझसे प्रदेश में और नहीं रहा जाता। कनाडा आए हुए मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के बीच आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ व्यतीत करूँ, रामकिशन जी ने प्यार भरे स्वर में कहा। लेकिन सबको जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर पहले तो बेटे बहू आसपास जमा हो रहे थे, वो सब धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। बिमला जी ने एक गहरी सांस ली और रामकिशन जी ने उनका हालचाल पूछने लगी। कुछ देर बाद रामकिशन जी ने उन्हें अपने आने की तारीख बताकर फ़ोन रख दिया। बिमला जी ने फ़ोन हाथ में लिए खामोश बैठी रही। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नज़रों से छुपे नहीं थे। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब 20 साल पहले रामकिशन जी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते थे। 25 वर्ष की उम्र में 3 बच्चे, बूढ़े माता पिता का बोझ, ये सब कुछ उनकी दिन रात की परेशानी थी। इंडिया में उन्हें कोई ऐसा रोजगार नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार को पाल सकते। थक हार कर उन्होंने कनाडा जाने का फैसला कर लिया। कनाडा में उन्हें अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन दोबारा पलटकर उन्हें कभी इंडिया आना नसीब न हुआ। बस वहीं से पैसे भेजते रहते। बिमला जी ने तन मन से यहाँ उनके माता पिता की सेवा की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी अच्छी नौकरी लग गए। जब उनकी शादी का समय आया तो भी रामकिशन जी ने खुद आने की बजाय काफ़ी रुपये वहाँ से बच्चों के लिए भेज दिए, ताकि उनके आने पर नौकरी का नुकसान न हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामकिशन जी जब भी इंडिया आने का कोशिश करते तो बेटे बहू पहले ही मना कर देते। लेकिन अब आखिरकार 50 साल की उम्र में उनका भी अपने पोते पोतियों को देखने का बहुत मन करता था, इसलिए वापस इंडिया आ गए। जिस समय उनकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी तो उनकी आंखें चमक रही थी। सोच रहे थे कि ज़रूर पूरा परिवार उन्हें लेने के लिए आया होगा। सब के सब उनसे मिलने के लिए बेताब होंगे। सोचते हुए रामकिशन जी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले और इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगे। लेकिन सामने बिमला जी को अकेली देखकर हैरान रह गए। सिर्फ वही थी जो साड़ी का पल्लू सर पर लिए खड़ी थी। 20 वर्ष पहले वाली बिमला और आज की बिमला में ज़मीन आसमान का अंतर था। बदल तो रामकिशन जी भी चुके थे। दोनों ही जवान से बुढ़ापे में आ चुके थे। कैसे हैं आप? बिमला जी ने पैर छूकर धीमी से कहा। तो रामकिशन जी बोले, मैं ठीक हूँ। लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं आए? संजय, मुकेश और अनिल, वो सब तो मुझसे मिलने के लिए बेचैन होंगे, रामकिशन जी ने जोश भरे स्वर में कहा। तो बिमला जी खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली, तीनों ही आज नौकरी से छुट्टियां नहीं कर सकते थे। कोई ज़रूरी काम था, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मैं ही देखूंगी, इसलिए जानबूझकर मैं अकेली आई थी। कहते हुए बिमला जी ने रिक्शा रोका तो रामकिशन जी हैरान रह गए। तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं आई? घर में 3-3 गाड़ियाँ तो है, रामकिशन जी ने हैरानी से कहा। तो बिमला जी बोली, 3 गाड़ियाँ तो है जी, लेकिन तीनों गाड़ियाँ बच्चों के पास होती है और वैसे भी मुझे तो कहीं जाना भी नहीं होता है।
जो मैं अपने पास गाड़ी रखूं? घर पास ही है, हम अभी पहुंच जाएंगे। रामकिशन जी खामोश हो गए। घर पहुंचे तो रामकिशन जी की सोच के विपरीत घर में उनके स्वागत के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। न ही कोई उत्साह दिख रहा था और न ही कोई रौनक थी। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। घर इतनी खामोशी क्यों है? रामकिशन जी ने कहा तो बिमला जी की बात छुपाते हुए बोली, मैंने कहा तो है कि घर में कोई नहीं है, आप खाना खाकर आराम करें। रात तक सभी अपने अपने काम से वापस आ जाएंगे, तभी आपकी उनसे मुलाकात होगी। बिमला जी की बात सुनकर रामकिशन जी हैरान से हो गए। लड़के न सही, उनकी पत्नियां तो घर में ही थी, मगर कोई भी उनसे जाकर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न डाला और कमरे में जाकर आराम करने लगे। जब उनकी आंख खुली तो घर में बच्चों का शोर मचा हुआ था। ये देख वो खुश हो गए और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आकर देखा तो सच में घर में खूब रौनक लग रही थी। तीनों लड़के कामकाज से वापस आ चुके थे। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रामकिशन जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सोचने लगे कि सारे बच्चे उन्हें देखते ही एकदम से उनसे लिपट जाएंगे। लेकिन तभी बड़े बेटे संजय की आवाज़ आई, अरे पिताजी, आप वापस भी आ गए। कितना मना किया था आपको आने से, लेकिन आप भी अपनी ही करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे संजय आम अनजान में कह रहा था। तभी छोटा बेटा मुकेश और अनिल दोनों उठकर जाकर रामकिशन जी के गले मिले। लेकिन किसी के अंदाज में वो उत्साह न था जो रामकिशन जी को चाहिए था। वो खामोशी से खाने की टेबल की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तभी बड़ी बहू ने तेज आवाज़ में कहा, यहाँ मत बैठिए पिताजी, यहाँ पर संजय बैठते हैं और संजय के साथ मैं बैठती हूँ। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामकिशन जी को शर्मिंदगी सी होने लगी। वो खामोशी से कुर्सी को हटा दिए। संजय जाकर वहाँ आराम से बैठ गया। धीरे धीरे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। रामकिशन जी के लिए कोई कुर्सी खाली न बची। बिमला जी खामोशी से ये सब देख रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई और बोली, आप अंदर कमरे में बैठ जाइए, मैं आपको वहीं पर खाना दे देती हूँ। बेटे बहू का रवैया देखकर रामकिशन जी हक्के बक्के रह गए। ऐसे स्वागत की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हैरानी से अपने बच्चों की ओर देखा, लेकिन कोई भी उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बात करने में व्यस्त थे। बिमला जी ने उनका हाथ थामा और बोली, यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अंदर बैठ जाइए। कहते हुए वो उन्हें लेकर कमरे की ओर बढ़ गई। तभी रामकिशन जी ने ध्यान दिया कि बिमला जी के भी टेबल से उठ जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल सूखे पत्ते की तरह मुरझा सा गया। कमरे में जाते ही उन्होंने बिमला जी से कहा, क्या बच्चे मेरे आने से खुश नहीं है? तो बिमला जी चुप सी हो गई। फिर उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, दरअसल बच्चे चाहते थे कि आप अभी कुछ समय और कनाडा में गुजार लें। मुकेश कारोबार करना चाहता था, उसके लिए उसे रुपये चाहिए थे। संजय को भी एक नया फ्लैट खरीदना था, उसके लिए उसे भी पैसे चाहिए थे। इसीलिए आपके जल्दी वापस आने से वो थोड़े मायूस हो गए हैं। बिमला जी बात को जितना हल्का बनाकर उन्हें सामने रख सकती थी उन्होंने किया, मगर रामकिशन जी का दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बिमला, मैंने ज़िंदगी भर पैसे ही तो कमाए हैं, अब मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम सबके साथ गुजारूं। बिमला जी भी खामोश बैठी रही। कुछ देर बाद जब रामकिशन जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो बिमला जी ने कहा, मैं आपके लिए कुछ खाना लाती हूँ, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया है। वो कमरे से बाहर आई तो ड्राइनिंग टेबल खाली पड़ी थी। सब लोग खाना खाकर उठ चुके थे, सिर्फ बड़ी बहू बर्तन समेट रही थी। उसे देख बिमला जी ने कहा, बेटा, अपने पिताजी के लिए खाना तो निकाल दो। तो बड़ी बहू एकदम से चौंकते हुए बोली, अरे खाना तो बचा ही नहीं, सारी रोटियां भी ख़त्म हो गई है और सब्जी भी, चावल तो आज बच्चों ने ही ख़त्म कर डाले थे। इसलिए माँ जी, आप ऐसा करें, पिताजी को बाहर से कुछ मंगवा दें।
अपने अंदाज में बोलकर बहू बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई। विमला जी सोचने लगी, अगर वो ये बात अंदर जाकर रामकिशन जी को बताएंगी तो वो और भी ज़्यादा टूट जाएंगे। उन्होंने सोचा छोटे बेटे से कह देती हूँ, वो बाहर से खाना मंगवा देगा। सोचते हुए विमला जी धीरे धीरे चलती हुई छोटे बेटे अनिल के कमरे में के पास आई और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से अनिल की आवाज़ आ रही थी, यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पिताजी वापस आ गए हैं तो मजबूरी है, बर्दाश्त कर लो। मैं तो खुद उनकी हरकतें से तंग हूँ, इतने साल उनके बगैर ही ज़िंदगी गुजारी है, मुझे तो वो फैमिली के अंदर बगैर ही ज़िंदगी गुजारी है। फैमिली के अंदर बैठे हुए बिल्कुल एक अजनबी इंसान लग रहे हैं। बताया भी था उन्हें कि मुझे फ्लाइट लेना है, लेकिन मजाल है कि उनके कान पर जू तक रेगी हो। अपनी आयास्या करके खुद वापस आ गए हैं। मुंह उठाकर बच्चों को तो कभी सोचा ही नहीं। बेटे की बात सुनकर विमला जी हैरान सी रह गई। यहाँ तो सभी उनके और रामकिशन जी के खिलाफ हो गए थे। वो अब क्या कर सकती थी। खामोशी से अपने कमरे में चली आई। रामकिशन जी को खाने का इंतजार में बैठे थे। विमला जी को खाली हाथ आते देखकर अंदर तक टूट गए। वो मैं आपके पास आकर बैठ गई थी तो खाना खत्म हो गया। आप ऐसा करो, यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ से अपने और मेरे लिए खाना ले आओ। विमला जी ने शर्मिंदी होते हुए कहा तो रामकिशन जी के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया। वो खामोशी से उठे और पैसे लेकर घर से बाहर निकल गए। गलियों का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन 2-3 गलियां जुड़ने के बाद उन्हें होटल मिल गया। वहां से खाने के नाम पर उन्हें पतली सी दाल और मोटी मोटी रोटियां मिली जो वो घर ले आए। वो रोटी न तो रामकिशन जी से खाई गई और न ही विमला जी से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया और खामोशी से सो गए। दिन इसी तरह गुजरने लगे। घर में किसी को रामकिशन जी के वापस आने पर कोई खुशी नहीं हुई थी। इस बात का रामकिशन जी को भी अच्छी तरह एहसास हो रहा था। सभी उनसे ऊपरी दिल से बात करते। उनका दिल चाहता कि वो उनसे पूछे कि 20 साल तो उन्होंने इतनी मेहनत करके उन्हें पैसे भेजे थे, आखिर उसका एहसास क्यों नहीं मानते। विमला जी की हैसियत भी घर में बहुत साधारण सी थी। दिल चाहता तो उन्हें खाना दे दिया जाता, वरना वो दोनों भूखे ही रहते। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे बैठे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। संजय भी उनसे कुछ दूरी पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी मुकेश अंदर आया और बोला, अरे संजय भाई, अपने सामने वालों की कोठी देखी, कितनी शानदार बन गई, पूरा मार्बल लगवाया है उन्होंने। कहते हुए मुकेश संजय के बराबर में बैठ गया तो संजय भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरा भी बहुत दिल था कि हमारा भी घर ऐसा ही हो, शानदार हो, लेकिन न जाने हमारे पिताजी को क्या सूझी कि मुंह उठाकर इंडिया वापस आ गए। ये नहीं कि कुछ साल और वहाँ रहकर कुछ पैसे भेज देते तो हम अपने रहने के लिए अच्छा सा घर तो बना सकते थे। संजय ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कठोरता से कहा तो रामकिशन जी धीरे से बोले, बेटा मैंने इतने साल तो वहाँ पर काम किया, अब मेरी बूढ़ी हड्डियाँ में इतना दम नहीं था कि मैं कनाडा में और काम करता। और वैसे भी तुम सब अपनी नौकरी वाले हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, फिर मेरे काम करने की क्या ज़रूरत है। रामकिशन जी का इतना कहना हुआ कि उनके बड़े बेटे संजय ने खींचते हुए कहा, अब आप हमारी कमाई पर तो नज़र मत रखिए, इंडिया में मिलता ही क्या है, आपको अच्छी तरह पता था। मैं इतने समय से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। हम तीनों को अपने बच्चों के साथ इस खंडर जैसे घर में सारी उम्र रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो खुश हो जाए, क्योंकि अब आप यहाँ पर अय्याशी के साथ चारपाई तोड़ते रहेंगे। गुस्से में कहते हुए संजय अपने कमरे में चला गया। मुकेश भी बुरा सा मुँह बनाता हुआ अंदर चला गया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने उस अंग्रेज बॉस के पास फ़ोन लगाया जिसके पास वो पिछले 20 सालों तक काम करते आए थे। उन्हें याद था कि उस अंग्रेज ने इंडिया जाने के
से कितना मना किया था। उसने दबे शब्दों में कहा भी था कि जब बच्चों को बाप की कमाई से प्यार हो जाए तो उन्हें बाप की किसी काम का नहीं लगता। मगर उस वक्त रामकिशन जी ने उसकी एक न सुनी। लेकिन आज अपने बच्चों का व्यवहार देखकर वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की वो दोबारा कनाडा जाकर उसके पास काम करना चाहते हैं। ये सुनते ही अंग्रेज जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या बच्चों ने 2 टाइम की रोटी देने से भी मना कर दिया है? रामकिशन जी खामोश से हो गए। वो अच्छा आदमी था और रामकिशन जी उसकी 20 सालों से अच्छी दोस्ती भी थी। इसलिए उसने रामकिशन जी की बात मानकर इस उम्र में भी उन्हें अपने पास नौकरी पर रखने को तैयार हो गया। फ़ोन बंद करके रामकिशन जी खामोशी उठे और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्हें बैग पैक करते देखकर विमला जी ने टोकते हुए कहा। तो रामकिशन जी ने उन्हें सारी बातें समझा दी कि वो फ्लाइट बुक करवा चुके हैं। शाम को वो दोबारा कनाडा चले जाएंगे। उन्होंने कहा तो विमला जी सर झुकाकर रह गई। कितने समय बाद तो वो वापस आए थे और अब दोबारा भी जा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे लोग घर में जमा थे। तभी रामकिशन जी अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले तो सभी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। चलता हूँ बच्चों, मैं दोबारा कनाडा जा रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बुला लिया है। रामकिशन जी ने गंभीरता से कहा। तो अचानक सारे बैठे हुए लोगों ने जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। संजय जो सुबह उनसे बदतमीजी करके गया था वो एकदम से उठा और रामकिशन जी के गले से लगते हुए बोला, विश्वास नहीं आ रहा पिताजी, ये तो बहुत खुशखबरी दी है आपने। पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं, वरना हम आपके लिए शानदार पार्टी रखते। सभी बेटे उनके आसपास जमा होकर प्यार भरी बातें बोलने लगे तो रामकिशन जी भी बस मुस्कुराकर रह गए। इस प्यार की सच्चाई क्या है ये तो वो देख ही चुके थे। मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकल गए। विमला जी हैरानी थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है। आज सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। संजय अब फिर से अपने बिजनेस की बातें करने लगा। मुकेश भी बोल रहा था कि जैसे ही पिताजी ने पैसे भेजे वो सामने वाली कोठी खरीद लेंगे और सारे के सारे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। विमला जी खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई। अब घर में दोबारा से इंतजार किया जा रहा था कि कब रामकिशन जी के कनाडा से रुपये भेजे। लेकिन अब रामकिशन जी ने घर में फ़ोन करना बंद कर दिया था। वो फ़ोन अगर करते भी तो रात को सबके सो जाने के बाद करते, ताकि विमला जी के अलावा उनसे कोई भी बात न कर सके। बच्चे पूछते, माँ पिताजी को वहाँ जाते ही नौकरी तो मिल गई है ना? कहीं ऐसा हो कुछ दिन बाद दोबारा वापस आ जाए। हमने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने वाले हैं। मालिक भी तैयार है, 1 करोड़ मांग रहा है। बेटों की बात सुनकर विमला जी चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए, लेकिन रामकिशन जी ने बाहर से कोई पैसा नहीं भेजा। अब उनके तीनों बेटे झुझलाए हुए थे। यार मुकेश, पिताजी को फ़ोन करके पता तो करो, आखिर गए कहाँ है? मैंने तो बिजनेस भी शुरू कर दिया है, अब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्सा करते हुए संजय ने कहा। विमला जी भी एक तरफ बैठी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। 6 महीने का समय खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। संजय बेबसी भरी नज़रों से उस कोठी को देखता रहता। तीनों भाई की इच्छा थी कि वो एक कोठी खरीद ले। कोठी पर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड उन्हें चिढ़ाता रहता था। एक दिन संजय उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि कोठी का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे के ऊपर लगा हुआ फॉर सेल का बोर्ड भी हट चुका था। लग रहा था कि वो कोठी बिक चुकी है। संजय के मुंह से उदासी भरी आवाज़ निकली तो बाकी के बेटे, बहू और बच्चे आसपास जमा हो गए और हसरत भरी नज़रों से उस कोठी को देखने लगे, जहाँ कोई नया शिफ्ट हुआ था। क्योंकि बिल्कुल नया फर्नीचर ट्रक से उतारकर नौकर घर के अंदर रख रहे थे। लगता है कोई बहुत ही अमीर आदमी आया है जिसने ये कोठी खरीदी है।
सामान भी तो देखो कितना मंगवाया है। संजय की पत्नी लालच भरी नज़रों से देखते हुए बोली। कुछ देर तक देखते रहने के बाद भी उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कोठी किसने खरीदी है। खामोशी से सब लोग घर के अंदर आ गए। शाम को संजय की पत्नी सुनीता खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आ गई। तो सुनीता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है आंटी, आज क्या चाहिए आपको? तो शर्मा आंटी हंसने लगी। अरे नहीं भाई, मुझे अब तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बिमला जी से मिलने आई थी। बिमला सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई है, तो मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं गए। शर्मा आंटी की बात सुनकर सुनीता एकदम चौंक उठी और बोली, क्या क्या कहा आपने? माँ जी कहाँ गई? कौन से सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई? वो तो यही बोलते बोलते सुनीता अचानक बीच में ही रुक गई। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह से बिमला जी घर में कहीं दिखाई नहीं दी। उनका अस्तित्व इस तरह फालतू था, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि वो सुबह से कमरे से बाहर निकली है या नहीं। अरे लो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें पता ही नहीं? सुबह ही तो बिमला जी ने ये सामान वाली कोठी खरीद कर अपने नाम कर ली है और इतना अच्छा फर्नीचर मंगवा कर अंदर सेट करवाया है, बिल्कुल राजाओं जैसे घर लग रहा है। आज शाम उन्होंने पूरे मोहल्लों को दावत पर बुलाया है। भाई रामकिशन जी के दोबारा कनाडा जाने से तो ठीक ठाक दौलत आ गई है, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा घर खरीद लिया। शर्मा आंटी खुशी से चहकते हुए कह रही थी और सुनीता के ऊपर तो जैसे कोई आसमान ही टूट पड़ा हो। सभी धीरे धीरे शर्मा आंटी के आसपास जमा हो गए। मुकेश ने भागकर माँ के कमरे में देखा तो वहाँ बिमला जी नहीं थी। लो, तुम में से तो किसी को खबर नहीं, भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। शर्मा आंटी मुंह बनाते हुए घर से बाहर निकल गई। सबने लपक कर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर देखा तो सच में सामने वाली कोठी के बाहर हलवाई खाना बना रहे थे। माँ ने ये कोठी कब खरीदी, ये सोचकर ही तीनों भाई हैरान हो गए रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्दी तैयार हो जाओ, जब सारा मोहल्ला कोठी में जा रहा है तो आखिर वो हमारी माँ की कोठी है, तो अब हम भी वहीं उनके साथ रहेंगे। शायद माँ ने हमें सरप्राइज देने के लिए ये सब कुछ किया है। अचानक ये संजय ने खुशी भरे अंदाज में कहा तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब फटाफट अपने अपने कमरों में तैयार होने लगे। बाहर निकलते तो कोठी किसी दुल्हन की तरह सज चुकी थी। चलो चलो, अब हम इस पुराने मकान में नहीं रहेंगे। हम तो माँ पिताजी को ऐसे ही समझते थे, लेकिन माँ ने हमें कितना बड़ा सरप्राइज दिया है, संजय ने खुशी से कहा और सब लोग उस कोठी की ओर चल दिए। अंदर जाकर देखा तो बिमला जी महंगी साड़ी पहने एक बड़े से सोफे पर बैठी हुई थी। मोहल्ले के सब लोग अपनी मर्जी से खाना निकाल कर खा रहे थे। हम लोग आम लोगों की तरह खाना क्यों खाएंगे? सीधा माँ के पास चलो, वह तो हमें डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएंगे, संजय ने गर्व से कहा और सब लोग के बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधी बिमला जी के सामने जाकर खड़े हो गए। माँ, आपने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। ये कोठी खरीदने की तो हमारी बरसों पुरानी इच्छा थी, आपने तो हमारी ये इच्छा भी पूरी कर दी, तीनों भाइयों ने एक साथ कहा। तो बिमला जी धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये कोठी मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असली मालिक तो वो है। बिमला जी ने एक और इशारा किया। तीनों बेटों ने चौंक कर देखा तो सामने ही महंगे कपड़ों के में रामकिशन जी चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मोहल्ले के सारे लोग उनसे बड़े सम्मान के साथ मिल रहे थे। पिताजी, अरे ये कब आप वापस आ गए हैं और उन्होंने ये कोठी कैसे खरीदी? संजय के मुंह से निकला। तब तक रामकिशन जी भी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गए। तो तीनों भाइयों ने उनके गले लगते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने कनाडा वापस जाकर दोबारा हमारे लिए इतने पैसे कमाए ताकि आप हमारे लिए ये कोठी खरीद सके। मुझे पता था कि आप ये सब ज़रूर करेंगे, मुकेश ने कहा। तो रामकिशन जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं,
ये घर तो मैंने अपने और बिमला जी के लिए ख़रीदा है। जिस तरह तुम्हारा घर में मेरे और बिमला के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना भी नहीं बचता था, बिल्कुल उसी तरह मेरी इसी कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं। तुम लोग भी उनके साथ खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ। इससे ज़्यादा रोकने की यहाँ पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। वो कुछ बोलते उससे पहले ही लोगों ने उन्हें धक्का देते हुए एक तरह कर दिया। सब लोग खाना खाकर विदा हो गए, लेकिन वो तीनों भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ अभी भी एक तरफ कोने में खड़े थे। तभी नौकरों ने आकर उन्हें पीछे हटाते हुए कहा, अगर आप लोगों को खाना खाना है तो सामने खाना रखो। खाना रखा है, खा लीजिए, नहीं तो मालकिन और साहब के सोने का समय हो गया है, घर को बंद करना है। नौकरों की बात सुनकर तीनों भाई अपना समूह लेकर घर वापस आ गए। अब तीनों लड़के सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। इसलिए अब अपनी उस मामूली सी नौकरियों से अपना घर खर्चा चलाते हुए तीनों भाई उसी पुराने मकान में रहने लगे। धीरे धीरे करके घर खर्चे बढ़े तो घर खर्चे चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये क्या यार, आज फिर तूने दाल बना ही दी, पिछले 2-3 दिन से दाल ही तो खा रहे हैं। संजय ने मुंह बनाते हुए कहा तो सुनीता बोली, आपकी सैलरी खत्म हुई तो 15 दिन गुजर चुके हैं। ये तो मुकेश भाई ने थोड़े से पैसे दिए थे जिससे घर चल रहा है, ऐसे में अब रोज़ दाल ही खानी पड़ेगी। तीनों भाई परेशान सूरत लिए बैठे जैसे तैसे करके वो पतली दाल खाने ही लगे थे कि तभी डोर बेल बजी तो अनिल झंझलाते हुआ उठा और जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा ट्रे हाथ में लिए खड़ा था। अंकल, सामने वाली आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है। ये सुन अनिल ने हैरानी से देखा तो सड़क के दूसरे किनारे खुले दरवाजे पर बिमला जी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अनिल को ट्रे पकड़े देखा तो फौरन से अंदर चली गई। अनिल को भी एक झटका सा लगा कि माँ बाप ने तो उनका हालचाल पूछना ही छोड़ दिया था, तो फिर आज ये खाना कैसे भेज दिया। वो हैसरत से ट्रे लेकर अंदर चला आया जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। माँ ने ये खाना भेजा है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई, क्योंकि ट्रे में कई तरह के डिशेस रखी थी। बिरयानी, कढ़ाई पनीर, सलाद और रायता और मीठा। यूँ लगता था जैसे बिमला जी ने किसी दावत के लिए खास बनवाया हो। अनिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ का दिल नरम हो गया है, चलो सब उनसे माफ़ी मांगते हैं। जल्दी जल्दी ट्रे में रखा खाना खा गए वो सभी बिमला जी के घर के सामने खड़े हुए। सबकी हालत ऐसी थी जैसे गरीब भिखारी हो। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो तीनों भाई लपक कर घर के अंदर पहुंच गए। सबके कदमों में तेजी आ गई। बिमला जी ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था। उन्होंने अपने तीनों भाई जाते हुए हाथ में ली हुई फ़ोटो खामोशी से दाएं और रखी। तीनों भाई जाते ही माँ के पैरों से लिपट गए। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलत हो गई है। हमने आप दोनों को ख्याल नहीं किया, लेकिन भगवान के लिए हमारे हाल पर दया करो। हम आप दोनों बगैर नहीं रह सकते। तीनों भाई गिड़गिड़ाते जा रहे थे। बच्चों, ऐसी हालत देखकर बिमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भी माँ थी, बच्चों के बगैर इतने समय से किस तरह रह रही थी, ये तो उनका दिल ही जानता था। नाती पोते से भी दादी दादी करते उनसे लिपट रहे थे। अपने बच्चों को तो शायद वो माफ़ नहीं करती, लेकिन पोते पोतियों की शक्ल देखे ही वो सब कुछ भूल सी गई और कुछ नहीं कर सकती। बेटा, इस घर में तुम लोग उस समय तक नहीं रह सकते हो जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें माफ़ नहीं कर दे और वो तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं सुनते। बिमला जी ने बेबस होकर कहा तो ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो रोते हुए संजय ने अपनी आंखें साफ की। मुकेश और अनिल भी उठ खड़े हुए। खुले दरवाजे से रामकिशन जी भी अंदर आ रहे थे। सफ़ेद रंग के सूट में उनका व्यक्तित्व बहुत रौबदार लग रहा था।
तीनों बेटे अपने आप एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि रामकिशन जी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इन तीनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रामकिशन जी गुस्से से बोले, लेकिन उनकी आवाज़ दुख के मारे लड़खड़ा रही थी। तभी अचानक ही बिमला जी उठ खड़ी हुई। बस करे जी, मैं अपने बच्चों अब और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। भगवान ने आपको इतनी दौलत दी है, अगर आपने कनाडा में कुछ समय परेशानी में गुजारा तो आज उसका फल भी मिल चुका है। अब अपने बच्चों पर दया करें। उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। इन सब की हालत देखो, समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं। मेरे बच्चे और मेरे घर के दरवाजे मेरे बच्चों पर बंद न करें। कहते कहते बिमला जी का गला भर आया। रामकिशन जी जैसे खामोश से हो गए। तभी संजय ने इशारा किया और तीनों भाई लपक कर पिता के पैरों में जा गिरे। पिताजी, हम तब तक आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ़ नहीं कर देते। मुकेश गिड़गिड़ाते हुए बोला। रामकिशन जी भी कुछ पल तो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, मगर ये सच था कि एक बाप को भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना कि माँ को। उन्होंने कांपते हाथों से अपने तीनों बेटे को उठाया और गले से लगा लिया। ये देख तीनों भाइयों के चेहरे खुशी के मारे खिल उठा। जाओ, अपना सामान उठा कर ले आओ। अब तुम लोगों को भी गरीबी में जीने की कोई ज़रूरत नहीं। रामकिशन जी की आवाज़ सुनकर यूँ लगा जैसे उन्होंने किसी मुर्दा शरीर में जान डाल दी हो। तीनों भाई अगले आधे घंटे में ही अपने घर से सारा ज़रूरी सामान उठा कर ले आए और बिमला जी के घर का माहौल तो हैरान कर देने वाला था। रामकिशन जी ने तीनों बेटों को नौकरियां छोड़ने को न कहा था, मगर वो खुद तो जैसे तैयार बैठे थे। उन्होंने अगले ही दिन अपना इस्तीफा जमा किया और सुबह से वो उठकर तैयार हो गए। जब रामकिशन जी अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकले तो तीनों बच्चे तैयार सामने ही खड़े थे। रामकिशन जी को फौरन समझ आ गया कि बच्चे उनके साथ कारोबार में हिस्सा लेना चाहते थे। उन्होंने ठंडी सांस ली और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। पिताजी, आप ऐसे कीजिए, फाइनेंस का काम मेरे हिस्से में डाल दे। मुझे वैसे ही बड़ा अनुभव है। फाइनेंस के कामों को देखने का संजय ने मुस्कुराते हुए कहा तो रामकिशन जी भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं वैसे भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, मगर याद रखना कि फैक्ट्री के लेन देन के काम में ज़रा ध्यान रखना। कहीं पर पिया 1 रुपया की भी गड़बड़ हुई तो सारा हिसाब खराब हो जाएगा। संजय ने सर हिला दिया और उस दिन वो तीनों ही रामकिशन जी के साथ काम पर चले गए। बिमला जी की बहुएं सास के दिए हुए पैसों से खूब सारी शॉपिंग करके ले आई और अब अपनी अलमारी में लटके हुए ब्रांडेड कपड़ों को हैरत से देख रही थी। संजय की पत्नी खूब तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो बिमला जी ने कहा, बहू जरा मुझे 1 कप चाय तो बना दो। तो बड़ी बहू सुनीता ने एक नज़र अपने सूट और ताज़ा लगी हुई नेल पेंट को देखा। अब मैं इनके लिए किचन में जाकर चाय बनाऊं? मेरी सारी तैयारियां खराब हो जाएगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर सास से फिलहाल बिगाड़ भी नहीं सकती थी। माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। और मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। सामने ही काम वाली किचन की सफाई कर रही थी। सारे काम छोड़ो, पहले माँ जी के लिए चाय बनाओ, उसने काम वालों को आदेश दिया और सर पर खड़ी रही। चाय बनवाकर उसने उसी के हाथ चाय बिमला जी के लिए भेज दी। दिन खामोशी से गुजरने लगे। एक दिन नाश्ते की टेबल पर रामकिशन जी कुछ परेशान से थे। क्या हुआ जी, आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं? बिमला जी ने पूछा तो रामकिशन जी चिंतित होते हुए बोले, पता नहीं बिमला, कुछ समझ नहीं आ रहा। अकाउंट में लगातार गड़बड़ हो रही है। बड़े बड़े अमाउंट न जाने कहाँ चले जाते हैं। लेन देन के काम में पहले तो कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई जैसे अब हो रही है। बिमला चुप्पी हो गई। कुछ देर बाद तो वो ऑफिस चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऑफिस से फ़ोन आया गया जिसने सबको हिला कर रख दिया। रामकिशन जी को हार्ट अटैक आया था। उनका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, जिस कारण उन्हें बहुत सदमा लगा। बिमला जी के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। संजय,
संजय, उन्होंने चिल्लाकर आवाज़ दी। संजय अंदर कमरे में पत्नी के हाथ में सोने के कंगन पहना रहा था। क्या हुआ माँ? उसने कमरे के अंदर से ही आवाज़ लगाई, लेकिन बिमला जी तो फूट फूट कर रो रही थी। नौकर दौड़कर संजय के पास आए। ऑफिस से फ़ोन आया था, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। खबर ऐसी थी कि संजय थोड़ा घबरा सा गया। वह जल्दी से बाहर निकल आया, मगर पीछे उसकी पत्नी सुनीता ने जल्दी से संजय की दी हुई नोटों की मोटी मोटी गड्डियों अलमारी में छुपा दी। दोनों छोटे बेटे भी उठकर बाहर आ गए। अरे माँ, आप रोना धोना बंद करो, हम अभी जा रहे हैं, न देखते हैं पिताजी को क्या हुआ है, मुकेश ने झंझलाते हुए भरे अंदाज में कहा। बिमला जी एकदम चुप हो गई। तभी बड़ी बहू बाहर निकल कर आई और मुंह बनाते हुए बोली, अभी पिताजी मरे नहीं हैं जो आप इस तरह से आंसू बहा रही है। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिमला जी हैरान रह गई। रामकिशन जी अभी सिर्फ अस्पताल ही पहुंचे थे कि घर वालों के तेवर दोबारा से बदलने लगे। बिमला जी खामोश बैठी रही। रात का अंधेरा फैला तो गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो बिमला जी दौड़कर बाहर आई। तीनों भाई वापस आ गए थे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना? बिमला जी ने चिंतित स्वर में पूछा। अरे नहीं माँ, अस्पताल में इतना टाइम कहाँ रहा जाता है। पिताजी की तबीयत तो संभलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप चिंता न करें, अंदर जाकर सो जाए। मैं अस्पताल के एक लड़के को पैसे देकर आ गया हूँ। अगर कोई काम हुआ तो वो मुझे बुला लेगा। मुझे तो अब वहाँ के बिस्तरों पर नींद ही नहीं आती। कहते हुए संजय अंदर चला गया। छोटे बेटे भी अपने हाथों में मोबाइल थामे अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी ही देर के बाद मुकेश बाहर निकला तो उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। दोनों ही खूब तैयार हुए थे। कहाँ जा रहे हो? बेटा, अपने पिताजी को देखने जा रहे हूँ, तो मुझे भी साथ ले चलो, बिमला जी ने चिंतित होकर कहा। तो मुकेश झंझलाते हुए बोला, माँ और भी काम है। दुनिया में अपनी पत्नी को आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी को देखने आप सुबह चली जाएंगी। चिढ़कर कहते हुए वो दोनों बाहर निकल गए। बिमला जी का दिल चाहा कि फूट फूट कर रो दे। बच्चों के ये तेवर उन्हें बहुत कुछ समझा रहे थे। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि रामकिशन जी को कुछ न हो। अगले दिन रामकिशन जी को होश तो आ गया, मगर उन्हें एक लंबे समय तक आराम करने को कहा गया। ऑफिस के कामों से दूर रहने के लिए कहा गया। वो खुद ही इतना कमज़ोर हो गए कि बेड से नीचे पैर भी नहीं रख सकते थे। तीनों बेटे उन्हें अस्पताल से लेने भी नहीं गए। ऑफिस का कोई बहाना बनाकर तीनों ने आने से मना कर दिया। तो बिमला जी ने नौकरों को भेजकर रामकिशन जी को घर बुलाया। पूरा दिन गुजर गया, शाम होने लगी, लेकिन रामकिशन जी के कमरे में कोई उनका हालचाल पूछने नहीं आया। बाहर से हंसी मजाक और शोर की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ नौकर ही थे जो खाने पीने और कोई काम पूछने के लिए रामकिशन जी के कमरे में आ रहे थे। ये देख रामकिशन जी की आंखें भीगने लगी। 2 दिन इसी तरह गुजर रहे थे। अगले दिन बिमला जी ने उनके पास से उठी तो रामकिशन जी इशारे से पानी मांग रहे थे। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, रामकिशन जी के लिए पानी ले आओ। कामवाली तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। वो पानी भरकर कमरे की ओर जाने लगी। तभी अंदर से बड़ी बहू चिल्लाते हुए आई और बोली, क्या तुम इस समय पानी और खाना कमरे के अंदर पहुंचाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुमसे कहा तो था मेरी सहेलियाँ खाने पर आ रही है, पहले उनके लिए खाने की व्यवस्था करो। बुढ़िया को पानी लेना होगा तो खुद आकर ले लेगी। बड़ी बहू के टोकने पर नौकरानी शर्मिंदा सी होकर वापस किचन की ओर मुड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़ी बहू के हाथ में थी। नौकरों को सैलरी भी वही दिया करती थी, इसीलिए आदेश भी उसी का ही चलता था। बहू की बात सुनकर बिमला जी हक्की बक्की रह गई। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था बेटे और बहू उनके पास शर्मिंदगी के कारण नहीं आए थे, बल्कि उन्हें ये दौलत और राजपाट चाहिए था जो उनके माँ बाप के पास था। रामकिशन जी बार बार पानी मांग रहे थे। बिमला जी घबराकर कमरे से बाहर निकली और पानी का गिलास भरकर ले आई। तभी संजय कमरे से अंदर आया। उसके साथ काले रंग का
कोट पहनकर वो वकील भी था। संजय उससे कोई बात कर रहा था। वकील साहब, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी पेपर्स पर साइन करवाएं। मेरे बहुत से काम सिर्फ इस कारण फंसे हुए हैं। ये फैक्ट्री कानूनी तौर पर मेरे नाम नहीं है। संजय कहते हुए अंदर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, अब आप थोड़ा ठीक हो गए हैं, आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। संजय ने कहा तो राम किशन जी के एकदम से चौंक गए। किस तरह के पेपर पर साइन करने हैं? उन्होंने वकील के हाथ में फाइल देखते हुए कहा। तो संजय ने एकदम अपना सर उठाया और गुस्से से बोला, अब आप बिस्तर पर पड़े हैं, मौत आपसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर है और आपको ये पड़ी है कि मैं आपसे किस पेपर पर साइन करवा रहा हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अभी इस दुनिया की चाहत और मोह माया को क्या चिता पर इस प्रॉपर्टी को अपने साथ लेकर जाएंगे? जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करें ताकि ये फैक्ट्री मेरे नाम हो जाए और इसको ठीक तरीके से चलाओ। न जाने आपने कैसे कैसे लोगों की भर्ती करके फैक्ट्री का नुकसान कर रखा है। ऊपर से आप न जाने लाखों रुपये हर महीने भिखारियों के लिए क्यों भेज देते हैं। ठेका ले रखा है हमने उन अनाथों को पालने का। मैं आपकी बेवकूफ़ियों और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आप चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करें और हमारी जान छोड़ें। संजय की बात सुनकर रामकिशन जी के हलक से कोई आवाज़ न निकली, मगर बिमला जी को बहुत गुस्सा आया। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो अपने पिताजी से? देख नहीं रहे कि वो पहले ही कितना बीमार है और तुम्हें ये फैक्ट्री अपने नाम करवानी है? क्या तुम भूल गए हो कि ये फैक्ट्री सिर्फ इनकी है, तुम लोगों में से किसी की नहीं है? इतनी सुनती ही संजय गुस्से से बोला, तो फिर ठीक है, मैं फैक्ट्री जाना छोड़ देता हूँ। मुकेश और अनिल से भी कह दूंगी कि वो भी फैक्ट्री न जाए। फिर मैं देखता हूँ कि पिताजी किस तरह उस फैक्ट्री को चलाते हैं। ये तो बिस्तर पर पड़े हैं, आप जाकर बैठ जाएगा। फैक्ट्री में 2 टाइम की रोटी की लाले न पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। संजय ने गुस्से से कहा तो बिमला जी दंग रह गई। रामकिशन जी ने हाथ उठाकर मना कर दिया। इस वकील को कहो यहाँ से चले जाए। मेरा अपना वकील है, आज शाम में मैं उसे बुला लूँगा। जो पेपर साइन करवाने हैं उसके सामने होंगे। ये सुन संजय के चेहरे पर खुशी फैल गई। तो आखिरकार पिताजी मान ही गए। फैक्ट्री उसके नाम करने को उसे भला वकील को भेजने से क्या परेशानी हो सकती थी। वो जल्दी से वकील को पकड़कर बाहर ले गया तो रामकिशन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बिमला जी भी खामोश हो गई। शायद उन्होंने बच्चों को वापस बुलाकर गलती कर दी। शाम हुई तो वकील घर के अंदर आया। अरे वकील साहब, जल्दी से आइए, आपने बड़ा इंतज़ार करवाया है। संजय लपक कर आगे बढ़ा, लेकिन वकील गंभीरता से रामकिशन जी के कमरे की ओर बढ़ता गया। वकील साहब, ये पढ़े पेपर्स मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, आप इन्हें देख ले। जहाँ जहाँ तहाँ पिताजी साइन करवाने हैं आप करवा दीजिए। संजय ने अपने हाथ में ली हुई फाइल बड़ी खुशी से वकील की ओर बढ़ाई। किसी पेपर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, रामकिशन जी ने पहले ही सारे पेपर्स बनवा रखे हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया है सिर्फ इसलिए कि मैं वो सारी चीज़ आपके सामने रख सकूं। वकील साहब ने कठोर लफ्ज़ में कहा तो संजय समेत सारे लोग उठ खड़े हुए। क्या पिताजी ने पहले सब चीज़ें हमारे नाम कर दी? मेरे नाम पर क्या क्या है? मुझे तो ये घर चाहिए, शुरू से ही मुझे ये कोठी बहुत पसंद है। संजय ने खुशी से झांकते हुए कहा तो मुकेश बोला, अरे ऐसे कैसे ये कोठी तुम लोगे? हमारा भी हिस्सा है इस घर में। तो संजय चिल्ला कर बोला, पिताजी की फैक्ट्री तो मैं ही संभालता हूँ, इसीलिए वो मेरे नाम ही होगी। आप कितना कारोबार संभालते हैं? संजय भाई, मैंने खुद देखा है आपको अकाउंट में घपला करते हुए और मोटी मोटी गड्डियाँ लाकर भाभी को देते रहते हैं। इसलिए तो आपने DLF में अपना एक फ्लैट भी ले लिया है। आप छुप कर पिताजी की दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिताजी की फैक्ट्री तो मेरे नाम पर ही होगी। छोटे बेटे अनिल ने झुंझला कर कहा। रामकिशन जी खामोश से ये सब कुछ देख रहा था।
अचानक ही उन्होंने अपना हाथ उठाया। चुप हो जाओ, और वकील साहब को इशारा कर दिया। तो वकील ने बोलना शुरू किया कि जब आप लोग सामने वाले घर में रहते थे तो रामकिशन जी की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली थी। इस वसीयत के हिसाब से ये घर और फैक्ट्री विमला जी के नाम पर है। उनकी मर्जी से ही इस जायदाद का बंटवारा होगा। लेकिन अगर वो न चाहे तो इस फैक्ट्री और घर में से आप एक ईंट तक उठाकर अपने नाम पर नहीं कर सकते। बल्कि अगर वो आप लोगों को इस घर से निकालना चाहे तो अभी और इसी समय निकाल सकती है। आपका इस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा। वकील साहब ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो संजय समेत सबको सांप सूंघ गया। ये सब क्या है पिताजी? आपने हमारे नाम पर कुछ क्यों नहीं रखा? संजय चिल्ला उठा। तो रामकिशन जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम जैसे आस्तीन के सांपों को मैं पहले ही अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दे चुका हूँ। मैंने तुम लोगों को दूसरा मौका दिया, इस घर में रहने की अनुमति दी, कारोबार में हिस्सा दिया, मगर तुम मेरी ही पीठ में छुरा घुसाने चले थे। उस दिन मैंने तुम्हारे अकाउंट का रिकॉर्ड देख लिया था, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई। अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा तो अपना बिजनेस खुद देख लूँगा। तब तक मेरा अच्छा दोस्त साहिला मेरी कुर्सी पर बैठेगा। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। रामकिशन जी ने मुश्किल से अपनी बात पूरी की। तीनों भाई सर पकड़ कर बैठ गए। अगर अब रामकिशन जी और विमला जी इन तीनों पर कोई दया नहीं दिखाने वाले थे। नौकरों ने रामकिशन जी के आदेश पर उन सबको घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा था कि उनका पुराना घर अभी तक बिका नहीं था। इतने दिन तक शानदार जिंदगी गुजारने के बाद थके टूटे कदमों से वो सब अपने घर में आए तो धूल और मिट्टी ने उनका स्वास्थ्य किया। आज तीनों भाइयों के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था।